Hello everyone. Welcome back to another episode of Washington Beat. अनवर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं आज भी। अनवर साहब, गुज़िश्ता से पैवस्ता कल हम्म। जो हम बात कर रहे थे कि पाक अमरीका ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अरसे के बाद लग रहे हैं कि कम से कम मुलाकातें बढ़नी शुरू हुई हैं। हम्म। और जो पिछले एक महीने के अंदर खासी खासा बिजी रहा हम दोनों के लिए ही कि पहले यूएन का इजलास हुआ। वो भी समझ में आता है, प्राइम मिनिस्टर ने भी आना था, फॉरेन मिनिस्टर भी आए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिर फाइनेंस मिनिस्टर आए इसहाक डार। वो भी समझ में आता है कि वो आईएमएफ के साथ उनकी एक एनुअल मीटिंग का हिस्सा थे वो। जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट विजिट था वो चीफ साहब का था, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का। हम्म। वो दिलचस्प भी है। और इसी हवाले से भी है कि एक दिलचस्पी के साथ साथ थोड़ा सा मुतनाज़े भी रहा। यहाँ पर भी वहां पर भी बातें होती नहीं, पाकिस्तान में भी गई। आउट गोइंग चीफ को विजिट की क्या जरूरत थी? गो के ये हम दोनों जानते हैं और ये कहा भी गया है कि भाई ये प्लान था, पिछले एक साल से चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद उनको इस मौके पर, जब वो चंद हफ्ते रह गए हैं कि वो रिलिंक्विश कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिटायर हो रहे हैं, तो इतने एजाज के साथ अमरीकियों ने उनको बुला भी लिया और फिर इज्जत बख्शी भी। सबसे पहली बात जो है ना वाजिद से मैं समझता हूँ कि हमें दो तीन चीज़ें बहुत वाज़ह कर देनी चाहिए हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। हमारे यहाँ अब भी जो कौमों के दरमियान ताल्लुकात जो होते हैं ना, उसको हम दोस्ती और दुश्मनी के तौर पे देखते हैं। हम्म। ये अमेरिका से दोस्ती होगी, अमेरिका से कभी किसी की दोस्ती नहीं होती। हम्म। ना पाकिस्तान से किसी की दोस्ती है, ना इंडिया से किसी की दोस्ती होती है। ताल्लुकात होते हैं, दुश्मनी भी होती है, जंगें भी जो होती हैं ना वो भी दुश्मनी नहीं होती, वो भी मफादात पे होती है। हम्म। ताल्लुकात भी मफादात पे होते हैं। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं ना, वो हमारे यहाँ जो है ना हर चीज़ यूनी डायमेंशनल होती है, क्योंकि बेसिकली आप समझ लें मोर लेस एक ही फोर्स जो है वो फैसले करती है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसका फैसला जो है वो खत्म ही होता है, तो वो अचानक एक फैसला ले लिया जाए तो काफ़ी होता है। जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स होते हैं। आप यहाँ रहते हैं, आपको पता है कि आपको स्टेट डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वजीर खारजा उससे भी ताल्लुकात रखने हैं। लेकिन आपने व्हाइट हाउस में भी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो भी बड़ा अहम है। हम्म। जो सदर का चीफ ऑफ स्टाफ है वो भी बड़ा अहम है। और पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी निज़ाम हुकूमत कह लें और अमरीकी निज़ाम हुकूमत में ये फ़र्क है कि यहाँ जो चीफ ऑफ स्टाफ हो या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हो, सब अपनी अपनी राय का आज़ादाना इजहार करते हैं मीटिंग में। उसमें फैसला सदर का चलता है, लेकिन अक्सर अक्सर फैसला अक्सरियत राय से भी होता है। तो इसलिए एक तो आपकी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने को माली इमदाद चाहिए तो वज़ीर ख़जाना जो है यहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनसे भी आपका की इंगेजमेंट ज़रूरी है। और उसके जो लोअर लेवल के, फिर एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ जो जो टेक्निकल स्टाफ होता है, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, वो उसी वक्त इन्वॉल्व होता है जब डिसीजन वगैरह हो जाए, उसके बाद उन्होंने कोई एग्रीमेंट बनाना हो। लेकिन यहाँ टेक्निकल स्टाफ जो है हर लेवल पे इन्वॉल्व होता है, हर लेवल पे उसका मशवरा चलता है, हर लेवल पे नोटिंग और ड्राफ्टिंग करता है। तो उनके साथ ताल्लुकात भी रखना ज़रूरी है। तो एक बात तो ये है कि अगर आपके ताल्लुकात दोबारा शुरू हुए जो कि नज़र आ रहे हैं, आपने भी देखा एक अरसे से तो बिल्कुल सूखा था ना, जी हाँ। काल पड़ गया था, कोई आता था ना कोई जाता था, ठीक मेरे है। रेफरेंस भी यही है कि इसी एक साल के और इसी एक महीने के अंदर बड़े बड़े डेलीगेशंस आए। 3-4 आ गए। तो अब वो जो हुआ तो इसका मतलब है कि अमरीकी सिस्टम आपको सिग्नल भेज रहा है, सिर्फ सदर बाइडेन नहीं भेज रहा है, अमरीकी सिस्टम भेज रहा है कि भाई ठीक है, वो एक पीरियड था वो गुजर गया, अब हम आपसे री इंगेज करना चाह रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ और गौर करें, जो सिग्नल भेज रहा है वो सिग्नल्स नहीं है जो मसलन सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान के बाद थे, या जो 9/11 के बाद थे, कि अचानक के भाई या हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन हो, और अगर आ गए साथ तो फौरन गले लगा लिया और सब कुछ खुल गया और ख़जानों के भी मुंह खुल गए। अब अमेरिका इस तरह के ताल्लुकात नहीं चाह रहा है हमसे। इस तरह के ताल्लुकात मसलन उसने अभी कायम किए हैं यूक्रेन से, और यूक्रेन को जितने पैसे दे रहा है शायद अमेरिका अफगानिस्तान को अगर 2-3 साल जंग चली तो इतने दे देगा कि जो अफगानिस्तान को उन्होंने 20 साल में नहीं दिए थे।
ये तो बात लेकिन ठीक है। हाँ, ये बात ठीक ठीक है। है। तो अब आपको ये है कि अब वो यूक्रेन से वाला ताल्लुक चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, दोनों तरफ को मैं समझता हूँ एहसास हुआ है। आपने भी कोशिश की कि सीपेक बन गया है और $60 बिलियन चाइना लगा रहा है और हमारी इकॉनमी टेक ऑफ कर जाएगी और हर तरफ काम चल पड़ेगा, तो हमें क्या ज़रूरत है अमेरिका की? आपको भी एहसास हुआ कि नहीं अमेरिका की ज़रूरत है आपको, और उनको भी एहसास हुआ कि अमरीक पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में एक छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन एक अहम मुल्क है जिसके बॉर्डर्स मिलते हैं बड़े अहम मुल्कों से। पाकिस्तान की अहमियत ये है कि वो जितना खुद अहम है, उससे ज़्यादा अहम वो ममालिक है जिससे जिससे उसके बॉर्डर्स मिलते हैं, इंडिया, चाइना, ईरान, हाँ, अफ़गानिस्तान। जियोग्राफिक लोकेशन तो हम पहले भी उसको फायदा उठाते रहे हैं, और यही और हमको हमें भी आपको हमेशा फ़ायदा होगा, आज से नहीं। ज़माने क़दीम से देख लें कि अलेक्जेंडर भी वहीं तक पहुँचा था, ठीक है ना? तो आप जो है अब आपसे री-एंगेजमेंट चाहते हैं, किस हद तक चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अब अगर इस हवाले से देखें तो अब हम नज़र डालते हैं कि क्या ऐसी बात जो तब्दील हुई, हम्म। जिसकी वजह से अमेरिका दोबारा इंटरेस्टेड हुआ? एक तो इमरान हुकूमत तब्दील हुई। एक तो इमरान खान की हुकूमत तब्दील हुई, क्यों? कि इमरान खान के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उनका मुखालिफ नहीं हूँ, मगर मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने बिला वजह पंगा लिया हम्म। अमेरिका से, और वो भूल गए कि जहाँ हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ आपको डोमेस्टिकली पॉलिटिक्स में फ़ायदा हो जाएगा, वहाँ आपको नुकसान ही पहुँचेगा। कि अमेरिका एक बहुत ताकतवर और बड़ा मुल्क है, और अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका जो माजी की बड़ी ताकतें थीं, बरतानिया या फ्रांस, उनसे इस हवाले से मुख्तलिफ है कि ये चीज़ों को भूलता भी नहीं, माफ़ भी नहीं करता। हाँ, एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तो यहाँ पर है ना। है, बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, और वो उसका बदला भी लेते हैं मौका जब लगे तो। इंतज़ार करते हैं, हमारी तरह जल्दी में नहीं होते, लेकिन बदला लेते हैं। तो आपको इस हद तक अमरीकी भी ये समझते हैं कि तीसरी दुनिया के मुल्कों में एंटी अमेरिकन स्टैंस पॉपुलर होता है, और जिस हद तक वो हो ना, उस हद तक वो बर्दाश्त भी कर जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको मुसलसल एक रेटरिक बना लें, रोज़ाना, फिर वो रिटेलिएट करते हैं। तो एक तो खैर तब्दीली आई, दूसरी उससे बड़ी तब्दीली आई अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में क्या तब्दीली आई? अफ़गानिस्तान में सिर्फ़ ये तब्दीली नहीं आई कि अमेरिका ने वहाँ से विथड्रॉ कर लिया लास्ट ईयर, तो कर लिया उन्होंने। वो खुद बहुत बड़ी तब्दीली थी, 20 साल बाद अमेरिका को अपने बहुत सारे अहदाफ हासिल किए उन्होंने, और बहुत सारे हासिल नहीं किए, और उसके बगैर आना पड़ा। जिस तरह आना पड़ा उस तरह नहीं आना चाहते थे वो। आने को तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि एक वहाँ प्रो वेस्ट, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बन जाए, लिबरल पढ़े लिखे लोग हों, जी जिधर हाँ, हुकूमत को भी सपोर्ट करते रहे, फौज को भी सपोर्ट करते रहे। ये अंदाजा नहीं हो सका कि फौज के अंदर तालिबान की हमदर्दी या तालिबान से ना लड़ने की जो अहलियत है। आपको याद, सॉरी मैं थोड़ी सा इसके साइडलाइन के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि बाइडेन के आने के बाद जब ये यहाँ पर बहस चल रही थी कि अब हमने निकलना है अफगानिस्तान से, निखला करना है, तो उस वक्त लोगों, कांग्रेस में और आम जनता में और प्रेस में ये सवाल किया जा रहा था कि भाई क्या उनके पास इतनी ग्रिप और इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सर्टेन, और अप अंटिल अगस्त तक ये कहा जा रहा था, प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमने उनको बहुत सपोर्ट दिया और हम उनको सपोर्ट देते रहेंगे जो अफगान फोर्सेज हैं, और दे कैन काउंटर तालिबान। लेकिन फिर हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। वाजिद, एक गलती जो अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका ने की और रशिया, दोनों ने की। रशिया ने भी बहुत बड़े पैमाने पर की। रशिया ने ये समझा कि अगर हम फौज दे देंगे, भेज देंगे, तो अफगान माशरा जो है अचानक जंप जंप करके एक सोशलिस्ट माशरा बन जाएगा। और अमेरिका ने भी ये गलती की कि मॉडर्न जमहूरी माशरा बन जाएगा। अब दोनों ने क्या गलती की, वो ये की कि जो कबालियत की गिरफ्त है ना, सिर्फ ये नहीं कि तालिबान की गिरफ्त भी इसीलिए है, कबालियत की गिरफ्त को नहीं समझ सकते, क्योंकि वेस्ट में ये सिस्टम ख़त्म हुए बड़ा अरसा गुजर गया, तो उनको ये बात पूरी तरह समझ नहीं आती, चाहे वो दावा भी करें समझने का। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं एक दफ़ा गया पीर सैयद गिलानी के बेटे और कारज़ई साहब के साथ कंधार। उस वक्त अभी पीडीपी की हुकूमत कायम थी, आखिरी दिनों में थी, लेकिन थी। और वहाँ कंधार में जो है जो नहीं, पीडीपी की ख़त्म हो गई थी, लेकिन हुकूमत थी छोटे मोटे ग्रुप्स की इधर उधर। काबुल में मेरे ख्याल में पीडीपी बैठी थी शायद, अभी तालिबान नहीं आए थे, पीडीपी बैठी थी। अब और कंधार में जो है
वो एक मुल्ला के मुल्ला ये कहलाते थे, मुल्ला ग्रुप की हुकूमत थी, ठीक है? इसमें शेर आगा उसके गवर्नर थे। तो जब हम वहाँ गए तो हमारे साथ कारज़ई साहब भी थे। अब वहाँ हम 2 ऑफ़िसर आए बाज़ाब्ता अरेंज करके ऑफ़िशियल अफ़गान फ़ोर्सेस के। हम्म, हाँ, उस वक़्त काबुल में, अब मुझे याद है काबुल में भी पीडीपी की गवर्नमेंट थी। तो 2 ऑफ़िशियल आए और यूनिफ़ॉर्म में आए, हथियार उन्होंने प ब इस इलाके में दाखिल होने से पहले जमा करा दिए थे और इसलिए आए कि उन्होंने हल्फ़े वफ़ादारी लेनी थी कारज़ई साहब से एज़ ट्राइबल चीफ़। वो पोपलज़ई ट्राइब के थे और कारज़ई साहब पोपलज़ई ट्राइब के, आपको पता होगा पोपलज़ई बहुत बड़ा ट्राइब है, इवन पाकिस्तान में आबाद हैं लोग बड़े अरसे से, पंजाब में आबाद हैं। तो वो पोपलज़ई ट्राइब के चीफ थे, तो वो आए हमारे सामने, एक छोटी-मोटी सी तकरीब हुई जिसमें घुटनों के बल झुक के उन्होंने उनका हाथ चूमा और दोनों, एक लेफ्टिनेंट था और एक शायद कैप्टन था, हाथ चूमा और उन्होंने कारज़ई साहब ने उनके सर पे पगड़ी बाँधी और उसको जाके बॉर्डर तक छोड़ के आए। जो मुजाहिदीन थे, उस वक़्त मुजाहिदीन कहलाते थे। और मैंने पूछा उनसे कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि उन पे फायरिंग करने का? नहीं, क्यों करेंगे? ये तो एक रस्म सारे अफ़गानिस्तान में होती है। तो कहने लगा उसके, मैंने पूछा उसके बाद क्या हुआ? कहने लगे जब मैं लाइन क्रॉस कर जाऊँगा, तो मैं भी इन पे फायरिंग शुरू कर दूँगा। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे वो नौकरी है। अच्छा, वो नौकरी के तौर पे लड़ रहे थे, वो नौकरी है। और कहने लगे, फिर उसने मुझे जो लेफ्टिनेंट था उसने बड़ी अजीब बात बताई, यंग था बिल्कुल, खूब बातें करने का शौकीन था। कहने लगा आप चले हमारे इलाके में आ जाएँ, तो एक भाई मुजाहिदीन में, दूसरा भाई उधर है। मैंने क्यों? कहने लगे जिसको जहाँ जॉब मिल गई वहाँ चला गया। चोरी मेरा पेशा है और हुँ। तो कबालियत है, नहीं यहाँ चोरी का पेशा नहीं, नहीं नहीं हाँ। कबालियत है। और अच्छा, ये बात आपकी इस हद तक ठीक है कि अमेरिकी इस ट्राइबलिज्म को नहीं समझते हैं जितना ब्रिटिश समझते हैं। ब्रिटिश ने तो डील ब्रिटिश किया है ना हमसे। बहुत काम किया ब्रिटिश ने इस पे। और एक वक्त बीच में जब पाक अमेरिका ताल्लुकात और खित्ते के अंदर जो भी चल रहा था उसमें अमेरिका अपने जितने भी काम थे वो ब्रिटिश के जरिए करवा रहा था। शायद हुँ, अभी भी करवा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश ये समझते हैं, क्योंकि उनका तो हिस्सा भी रहा है कबायलियत के अंदर, उसको हुँ, बनाने के अंदर और हुँ। उनको कंट्रोल करने के अंदर, और वो चुप करके काम करते हैं। अमरीकी बिल्कुल। तो बड़ा तपाक के साथ दम दबा कर आते हाँ, भी ये तौर हैं। तरीका है ना इनका। वैसे ये जो बात आपने की ना कि जी हम उसको एक बिल्कुल उसमें देखते हैं कि भैया है या नहीं है, ये तो पाकिस्तान का जो गिला बनता था ये बिल्कुल ठीक था कि पहली वॉर जो हुई जब रशिया वाला हो गया सारा, तो उसके बाद जब प्रेस्टर अमेंडमेंट आई वो भी तो यही था ना कि पहले आप चूमते रहे पाकिस्तान को, उसके बाद फिर आपने एकदम छोड़ दिया कि बस अब हमारा कोई ये लेना होता है देना। ना, मफ़ादात की दोस्ती होती है, मुल्कों के दरमियान मफ़ादात ख़त्म हो गए, आप छोड़ के भाग बट जाते हैं। दिस वाज वेरी लेकिन रफ एंड लेकिन टफ ना। आपकी बात सही है कि बर्तानिया ऐसा नहीं करता था, फ्रांस ऐसा नहीं करता था। ये जो है ना, अमेरिका ऐसा करता है। अब अमेरिका का ये है कि बिल्कुल, क्योंकि बर्तानिया और फ्रांस का फ्यूडल रवैया था, हाँ ठीक है ना? अमेरिका का कमर्शियल रवैया है कि भाई इसमें अगर मैं देखें, जो लोग कहते हैं अमेरिका की शिकस्त हो गई अफ़गानिस्तान, शिकस्त नहीं हुई है। हाँ अमरीकियों ने आखिर में ये कन्क्लूड किया कि ये घाटे का सौदा है। हाँ, जितनी कब देर खत्म रहेंगे उतना खर्चा होगा, उतने लोग इतना मारे खर्चा जाएंगे, होगा। कोई जरूरी वरना नहीं है। लोग, वो अमेरिका ये भी कर सकता था और बहुत आसानी से कर सकता था कि मर्सनरीज वो करता रिक्रूट और उनको करके भेज देता वो, और वो लड़ते रहते, उनको पैसा देता रहता और 20 साल मजीद जंग रहती, एक अमरीकी भी नहीं मरता। लेकिन उनके साथ हुआ कि उसमें जो दो, आज मैं रिपोर्ट देख रहा था उसमें था कि तकरीबन $2 ट्रिलियन खर्च हुए इनके, हम्म, समझे ना? दो हाँ ट्रिलियन मजीद खर्च हो जाते तो उसमें फायदा क्या होता? तो ये अमरीकी सोचता है एक ताजिर के तौर पे कि यार बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई, प्रॉफिट नहीं हो रही है, दुकान बंद कर दो आखिर में। आप यहाँ जब सफ़र करें मिड वेस्ट में, आप देखोगे पूरे पूरे शहर छोड़ के आ जाते हैं कि ये कमर्शियली वायबल नहीं था, देखा है ना आपने? बिल्कुल। मकान खाली पड़े होते हैं। अब ये, और ये एक बहुत बड़े शहर यानी डिट्रॉइट के साथ होने लगा है, जी जी। ठीक है? एक और फैक्टर पॉइंट भी। को वापस आ रहा हूँ, जो आप पॉइंट आपने किया था कि एक तो अफ़गानिस्तान से ये निकल आए और निकलने के बाद एक बड़ी मज़े की चीज़ हुई, वो ये हुई कि तालिबान ने अमेरिका से ताल्लुकात नहीं तोड़ा, इसके बावजूद कि अमेरिका ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और इसके बावजूद कि उन्होंने उन पे सैंक्शन भी लगाए हुए थे और अमेरिका ने भी ताल्लुकात नहीं तोड़े, वो बातचीत भी कर रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे भी। अब आज भी अमेरिका ने पिछले साल उनको $1 बिलियन दिया था, इमदाद देने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, या ठीक है? या दिए थे $1 बिलियन। तो लेकिन साथ ही साथ ये हुआ कि वो जो एलिमेंट्स हैं, मतलब उनको साथ हुआ कि तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया है,
पूरा अफ़गानिस्तान कंट्रोल नहीं करते वो, तो हम्म, फिर तालिबान में जो हक्कानी ग्रुप हैं, उनके ताल्लुकात अभी भी पाकिस्तान से हैं और दूसरे कबाइलियों की रिश्तेदारियाँ हैं, ताल्लुकात हैं। तो अफ़गानिस्तान में को कंट्रोल करने के लिए तालिबान यानी जो काबुल में बैठे हैं, उनसे ताल्लुकात रखना भी ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान से भी रखना ज़रूरी है। जो पाकिस्तान के साथ जिनके ताल्लुकात है उनके साथ भी है। मेरे ख्याल है यहाँ पे फैक्शन वगैरह ऐसे बन जाते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, जो पाकिस्तान के साथ लिंक तालिबान है, और फिर जो कतर में बैठे हैं तालिबान है, सब जिनके साथ हाँ, हर हाँ, तरफ आपको जाना पड़ता है। जी, और दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान के साथ हुआ, यानी हम्म, बड़े मज़े से दोनों एक-दूसरे के करीब आए, कि ये तालिबान तो मेरे काबू से निकल गए। अब जो तालिबान हुक्मरान हैं, वो आपके काबू में नहीं है। वो आपसे ताल्लुकात हैं उनके, काबू में आपके नहीं है वो अब। जी हाँ। तो इसलिए दोनों अब ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। तो ये अफ़गानिस्तान का फैक्टर भी बहुत अहम है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान से दोबारा ताल्लुकात उस्तवार करने की सर कोशिश जी, कर। ये अफगानिस्तान और इसीलिए फिर ये सारे दौरे शौरे और ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अफगानिस्तान का एक फैक्टर इंडिया है। का मसला भी है ना, हाँ, अफगानिस्तान का फैक्टर है, फिर ईरान का फैक्टर भी है इसमें। बहुत बड़ा। आपको याद, हाँ, बहुत बड़ा है ना। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ब्लूम का हो रही थी कांग्रेस के अंदर, जब हो रही थी इनको भेजने के लिए हेयरिंग हो रही थी, तो उसके अंदर जो उन्होंने स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो दी थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि वो वहां पर खित्ते में बैठ के, विच इज अगेन जियोग्राफिकल पाकिस्तान की जो लोकेशन है, कि पाकिस्तान में बैठ के देन ही कैन नॉट ओनली जस्ट पाकिस्तान को, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज हैं, क्योंकि अब इस वक्त सफारती ताल्लुकात तो नहीं है, चाहे अमेरिका मदद भी कर रहा है, तालिबान से बातचीत भी कर रहा है, लेकिन वहां पर वो अफगानिस्तान के ऊपर भी सॉर्ट ऑफ नजर रख सकते हैं उस मिशन के जरिए, और फिर ईरान के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसके ऊपर भी एक मेजर फैक्टर है। प्रोबेबली शायद चाइना भी आना चाहिए, बट चाइना के अंदर तो एम्बेसडर है यूएस चाइना का। में तो एम्बेसडर है और चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनकी, पाकिस्तान में भी होगी और जगहों पे भी होगी, लेकिन ईरान के लिए पाकिस्तान बहुत अहम है। ठीक है। हाँ, और फिर ईरान की खुद पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट बहुत अहम है। बहुत सारे ग्रुप जो हैं, सिर्फ शिया नहीं, सुन्नी ग्रुप भी, जिनको ईरान की सपोर्ट है, तो उस पे भी नज़र रखना चाहते हैं ये, और उन ग्रुप से ताल्लुकात भी रखना चाहते हैं। फिर ईरान में जो एक्टिव हैं उनसे भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, सिस्तान वालों से भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसको जो है ना छोड़ना भी नहीं चाहते, पकड़ना भी नहीं चाहते। तो ये इस तरह। और फिर आपको बताऊं कि इंडिया का फैक्टर हम इग्नोर करते हैं। इंडिया का भी ये रवैया है कि छोड़ना भी नहीं चाहता, पकड़ना भी नहीं चाहता। इंडियंस ने, मोदी साहब जब आए थे, मोदी साहब ने सीरियसली कोशिश की कि अगर टूट जाए तो अच्छा है, कुछ हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो भी इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि ये जिस हालत में है, उसी हालत में रहना इसका भारत को भी सूट करता है, और इंडिया की पिछली गवर्नमेंट तो इस बात पे बिलीव करती ही थी। तो मेरा ख्याल है एक कंसेंसस है इंडिया और अमेरिका में भी कि ज़ाहिर है इंडिया इस हद तक नहीं चाहेगा जिस तक अमेरिका, मसलन अमेरिका ने F-16 के वो दे दिए, फलां दे दिया, पार्ट्स और मेंटेनेंस के पार्ट्स वगैरह दे दिए, लेकिन वो ज़ाहिर है अब अमेरिका इंडिया का इतना मोहताज तो नहीं, अपने फैसले खुद करता है, लेकिन भारत जो है, मेरा नहीं ख्याल कि भारत भी चाहता है कि अमेरिका पाकिस्तान से पूरे ताल्लुकात तोड़ ले। तो मैं समझता हूँ इस वक्त एक कंसेंसस उभरा क्योंकि है। कोई कहने सुनने वाला होना चाहिए किसी न किसी हद तक। ये यही मेरा बहुत है। रेफरेंस भी यही था कि जब अमेरिका के भी खुद नाराजगी थोड़ी सी थी, बातचीत नहीं थी, तो वो यूके के जरिए, ब्रिटेन के जरिए कुछ ना कुछ अपना रखा हुआ था, फ्रांस के जरिए रखा हुआ था। बिल्कुल। मैं एक चीज आई वांट टू सर्कल बैक टू, मेरा ख्याल है ये बड़ा एक अहम पॉइंट है कि ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी इस जंग को 20 साल और भी खींचा जा सकता था। बहुत आराम तारीखी से। तौर पर होता ये आया है, जो मैं पढ़ सका हूँ या समझ सका हूँ, कि वियतनाम वॉर से लेके, कोल्ड वॉर में लेके, जितने भी इस किस्म के हुए थे, तो उसमें अमरीकियों का जानी नुकसान बहुत होता था, और अमरीकी खुद ही बाहर आ जाते थे, अमरीकी सड़कों के ऊपर ही, अमरीकी शहरों के अंदर ही, और आके प्रोटेस्ट करते थे कि जंग खत्म करें। अब जंग हो चुकी है टेक्नोलॉजी की। अब देखिए ना, अभी ये जो अल जवाहिरी को उन्होंने हिट किया, वो साथ वाले कमरे के शीशे नहीं टूटे, उन्होंने बंदा मार दिया। तो हम्म। और ये भी वो है जब वहां पर एक भी बूट, जिसको कहते हैं ना, नॉट वन फुटप्रिंट वहां पर है। इससे बड़ा फर्क पड़ा है कि अब आप अमरीकी को बताएंगे ना कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, ये हमें मारना चाहते हैं, लेकिन हमारा जानी नुकसान नहीं होगा, माल की यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है। दूसरी बात ये है वाजिद, अच्छा माल की इसलिए परवाह भी नहीं है कि डॉलर छापना है, डॉलर हर जगह एक्सेप्टेबल है। जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है वाजिद कि आप यहाँ रहते हैं, आपको पता है यहाँ कितने मिलियन गैर कानूनी तारकीन वतन है ना?
और उनके लिए उन्होंने इराक में और अफ़गानिस्तान में दोनों आज़माया कि वहाँ जाओ, इतने 3 साल लड़ो, तो सिटीज़नशिप मिल जाएगी, ठीक है ना? और बहुत लोग गए। तो इसको उससे और बड़े पैमाने पे भी कर सकते थे। पूरी एक फ़ौज तैयार कर सकते थे जिसमें अमरीकी मरते ही नहीं, सबसे ज़्यादा मेक्सिकन्स और दूसरे लोग जाके मरते। उनको ट्रेन करके वहाँ भेज देते, जाओ भी लड़ो। जो हम्म। बचोगे सिटीज़नशिप मिल जाएगी और जो मरोगे तो तुम्हारी फैमिली को इतने पैसे मिल जाएँगे, आराम से रहेंगे। और वो इतना पैसा बहुत आराम से खर्च कर सकते थे और ये लड़ाई 20 साल और चलती रहती। तो हम जो शादियाने बजा रहे हैं, हम भी ज़रा थोड़ा-सा गलती कर रहे हैं कि हम कोई इस्लाम की फ़तह और ये इस तरह की कोई मुजाहिदीन की फ़तह नहीं हुई है। अमेरिका ने एक स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके वो बाहर निकल गए हैं और इसलिए निकले हैं कि ज़ाहिर है आपने मजबूर कर दिया, उनका नुकसान हुआ। मगर अगर वो चाहें तो 20 साल चाहते तो 20 साल और रह सकते थे। एक फैक्टर अफगानिस्तान का और ये खित्ते का आपने जिक्र किया है, लेकिन मेरे ख्याल में साथ में हमारी जो अगेन अंदरूनी जो सिचुएशन है, एक तो पॉलिटिकल अनरेस्ट, और दूसरा ये है कि जो ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, जिसमें आपने कहा कि अमेरिका भी नहीं तोड़ना चाहता और भारत भी नहीं करना चाहता, उसकी मेजर रीजन हमारा वो बॉम्ब है, जिसकी वजह से ये है कि अगर यहाँ पर इतना कहत और इतनी लड़ाई, इतनी जंग, इतना अगर हो गया ना, तो मसला हो जाएगा। बहुत बड़ा रीज़न है। ये बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, अब पाकिस्तान में 2 तरह के लोग हैं ना, एक तो कहते हैं कि बम जो है बम 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 है, बेकार है बस, ठीक है? और ये कहते हैं बॉम्ब जो है, वो बॉम्ब ही सब कुछ है और बॉम्ब है तो कुछ हमें कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉम्ब है और उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ चाहिए। सबसे बड़ी बात तो आपको मईशत चाहिए। बॉम्ब जो है आपकी मईशत को इस्तेहकाम नहीं बख्शता। आपको मईशत को इस्तेहकाम जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ से होती है, ठीक है ना? लेकिन बॉम्ब जो है वो एक आप देखें ना, सिर्फ़ बॉम्ब का मसला नहीं है वाजिद। मसला ये है कि मुझे याद है एक ज़माने में बिल्कुल शुरू में ही, यानी 9/11 से पहले की बात कर रहा हूँ जब मैं इस्लामाबाद में होता था। उस ज़माने में कहा जाता था कि तकरीबन, और मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने काहुटा को विज़िट भी किया है और वहाँ देखा भी कि वहाँ कॉलेज है, जहाँ न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ाई जाती है, न्यूक्लियर साइंस पढ़ाई जाती है, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। और उस ज़माने में कहा जाता था कि 10,000 लोग तैयार किए उन्होंने, ठीक है? चंद चंद बरसों में। तो अब वो 50,000 हो गए होंगे। तो आप ये बताएँ कि आप फ़र्ज़ करें, वो कहते हैं कि जी अमेरिका जब चाहे छीन लेता है भई छीन लेगा। हालाँकि इतना आसान भी नहीं है, उसने बड़ी बदमज़गी पहले की और जिस तरह के टैक्टिकल वेपन्स बना लिए और जगह-जगह डिप्लॉयड हैं, तो एक एक अज़ाब बन जाएगा पूरे खित्ते के लिए अगर किसी किसी ने इस तरह की कोई कोई भी फ़ौजी कार्रवाई की। केओस होता है तो किसी भी जी, किस्म का जी, केओस होगा। बहुत बड़ा। लेकिन उसके अलावा ये है कि वो जो बॉम्ब जो है, वो आप छीन भी लें, ले भी लें, सब कुछ भी कर लें, तो जो हज़ारों की तादाद में ट्रेन्ड लोग हैं, उनको कहाँ लेके जाएँगे आप? हम्म। वो तो भाग जाएँगे हर तरफ, पूरी दुनिया में फैल जाएँगे और जो उनको हायर करेगा, वो भूखे मर रहे होंगे, जो जॉब देगा, उसकी जॉब कर लेंगे। राइट। कितना बड़ा फ़साद फैलेगा दुनिया में। तो ये एक अब मेजर फैक्टर है, एक हुँ, मेजर फैक्टर है अमेरिका का और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड का पाकिस्तान के साथ इंगेज करना। बिल्कुल, बिल्कुल। पर जी ये इस पे इख्तिताम इस पे करते हैं, लेकिन ये देखिए ना कि मुझे याद आ गया है कि जब अगस्त लास्ट ईयर जब तालिबान काबुल की तरफ बढ़ रहे थे, उसके बाद हुआ जनरल मिली ने कि जब हो गया कब्जा शब्जा हो गया, तो कांग्रेस के अंदर उनकी हेयरिंग हेयरिंग हुई, उसमें वो मौजूद थे। आपको याद होगा ऑफिशियल अगेन कांग्रेस के सामने वो स्टेटमेंट उन्होंने दी, उन्होंने उनसे पूछा गया कि जी आपके कंसर्न्स क्या थे उस वक्त जब तालिबान बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक तो हमारी पर्सनल जो वहां पर मौजूद हैं उनकी सेफ्टी और ये वो। दूसरा उन्होंने कहा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा सबसे बड़ा खदशा ये था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स का क्या बनेगा। बिल्कुल, अब कहाँ काबुल, कहाँ तालिबान आके काबुल पे कब्जा कर रहे हैं, कहाँ आप इनखला कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, और आपको अपने पर्सनल की वो सेफ्टी का इशू है, लेकिन कहाँ पाकिस्तान और उसके न्यूक्लियर एसेट्स। बिल्कुल सही। तो ये और पिछले ऐसे में साल कुछ बंदे भी शामिल कांग्रेस हैं। के सामने जनरल माइक मिली ये कह बैठे। अब बिल्कुल। उसको जोड़ते हैं, ये जो चाहे स्लिप ऑफ टंग था जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने अ, उसमें कह दिया कि जी वहां पे केओस है। स्लिप ऑफ टंग तो था, लेकिन उसकी कोई वजह तो होगी ना, कि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली होगी उस दिन सुबह। एग्जैक्टली, घर एग्जैक्टली। आएगा, कहीं से कोई इत्तला आई होगी। कोई ऐसा हुआ, कोई ऐसी ब्रीफिंग आई होगी कि एकदम उनके जहन में आ अमेरिकी गया है। हुकाम ने कहा होगा कि भई जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इसकी वजह से हमें बड़ी तशवीश है।
अच्छा हाँ, ये मेजर पॉइंट है ना कि बात ये हो रही है कि जी हमारे न्यूक्लियर एसेट सेफ हैं, बिल्कुल हैं, सेफ होंगे, लेकिन जो कयास है, जो मुआशरिक सोसाइटी के अंदर जितनी डिवीजन है, देखिए हमारे यहाँ आम बातें होनी शुरू हो गई हैं कि फौज के अंदर डिवीजन है, नहीं ये एक 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 डिवाइड है, एक इसको सदर सपोर्ट बाइडेन यही कह रहे थे, हमारे यहाँ कहा गया वेपन के अंदर क्या कोहिजन चाहिए, वेपन्स का स्विच अलग है, वो अलग है, नहीं, वेपन तो कोहिजन से ही बनता है। राइट, बात हो रही थी पॉलिटिकल कोहिजन की। राइट, हाँ, कि सोसाइटी इतनी वो हो। पोलराइज्ड है कि कोई भी बंदा लेके दौड़ पड़े, इस बात से लोग दौड़ डरते हैं ना। तो आपको ये सारे ये रियल मसाइल हैं जिसमें अमेरिका में तशवीश पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। अच्छा, ये तो वो तशवीश है जो हमारे अंदर भी पाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ तो हमारे मसाइल ही, और हम तो बयान कल हमने डिस्कशन की थी ना, हम देखिए, अब बयानबाजी जब कहा जा रहा है कि स्वात के अंदर एक दफा फिर लोग आने शुरू हो गए हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और खासतौर पे अमेरिका तो उसको बड़े गौर से देख रहा होता है। आपको याद होगा 2010, 11, 12 में भी जब ये काम शुरू हुआ था कि जी इस्लामाबाद के बॉर्डर तक पहुंच गई हैं तालिबान फोर्सेस, उस वक्त इमरान खान साहब ट्रक लेके उस तरफ जा रहे थे उनको हम्म, सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये पॉलिटिकल नहीं, डिविजन नहीं है, हमारी तो सोसाइटी की बहुत ज्यादा डिविजन है, हमारी तो ग्रुप्स बन चुके हैं बहुत ज्यादा, और वही खदशा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसको निपटने के लिए अगर आप ये एंगेज करना चाह रहे हैं कि कल हम देखिए, मेरा ख्याल है इस पे बात करते हैं कि पॉलिटिकल डिवीजन जो हमारे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बैनुल अक़वामी इमेज पे। राइट, और देखें ना, अब इसी के साथ ही अब मुझे एकदम याद आ गया कि जब आईएमएफ को एश्योरिटी दिलवाने के लिए डार साहब यहाँ पर आ रहे थे, तो पीटीआई के जो करता धरता हैं वो फोन करके अपने सूबों, जहाँ जिन सूबों को वो रूल कर रहे हैं, उनको कह रहे थे कि जी आप ये कह दें कि हम तो साथ नहीं देंगे। तो दिस अगेन हैज एन इम्पैक्ट, हालांकि प्रोविंशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो फेडरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। बिल्कुल सही है। कल इस पे बात करते हैं कि हमारे जो हम ये जो हमारे यहाँ जो एक हर वक्त तमाशा लगा रहता है, तो जो एक गैर पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ देख रहा है उसको पाकिस्तान कैसा नजर आता है। चाहिए। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर फिर इसको मजीद खोलते हैं कि अमरीकी किस तरह देखते हैं पाकिस्तान को। थैंक यू, खुदा थैंक यू। हाफिज़।